कहानी नंबर 7। दोस्तों, आज क्राइम एफएम में सुनेंगे हिंदुस्तान का सबसे अनोखी कहानी, तंदूरी कांड की कहानी, जो कि दिल को दहला देने वाली कहानी है। और ये एकमात्र ऐसी कहानी है जिसका दूसरा मिसाल कभी कोई होगा ही नहीं। कहा जाता है तंदूरी कांड होने के बाद दिल्ली के लोगों ने रेस्टोरेंट और होटलों से तंदूर का खाना खाना ही छोड़ दिया। तो कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंगलदीप और आप देख रहे क्राइम एफएम। ये कहानी है 1995 की। दिल्ली में एक बंदा रहा करता था जिसका नाम था सुशील शर्मा। ये बंदा इंडियन यूथ कांग्रेस का लीडर था और साथ ही में एक बिजनेसमैन। और ये एक लीडर होने के कारण इसकी एक अलग पहचान थी और डेली पार्टी के नए नए लोगों से, कर्मचारियों से मिलना जुलना होता रहता था। इसी बीच एक दिन सुशील शर्मा की मुलाकात मिस नैना सहनी से होती है और साथ ही में नैना के दोस्त मतलूब करीम से। फिर सुशील शर्मा, मिस नैना और मतलूब करीम तीनों की अच्छी खासी जान पहचान हो जाती है। तीनों एक ही पार्टी में होते हैं, एक ही साथ काम करते हैं और ऐसे कुछ समय बीतता है। फिर सुशील शर्मा और नैना दोनों शादी कर लेते हैं। फिर कुछ समय दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, मगर धीरे धीरे उन दोनों के बीच छोटे छोटे चीज़ों के लिए तू तराक होना शुरू हो जाता है। क्योंकि सुशील को लगता है उसकी बीवी का चक्कर मतलूब करीम के साथ है, क्योंकि उसकी बीवी हमेशा हर चीज़ में मतलूब करीम को आगे लाती है, हर वक्त उसी का गुणगान गाती है। तो सुशील को शक होता है, मगर सुशील ये भी सोचता है जो दोनों एक अच्छे दोस्त हैं, स्कूल लाइफ से इनकी दोस्ती है, तो ये दोस्ती के नज़रों से देखते हुए ये सब चीज़ों को इग्नोर कर देता है। फिर 2 जुलाई 1995 के दिन सुशील शाम को 7 से 7:30 बजे के करीब काम करके अपने घर पहुंचता है और घर पहुंचकर देखता है उसकी बीवी यानी नैना एक हाथ में दारू के गिलास और एक हाथ में लैंडलाइन का फ़ोन लेकर बात कर रही थी। फिर वो सुशील को देखते ही तुरंत ही फ़ोन को झटके से रख देती है। फिर सुशील पूछता है जो किससे बात कर रही थी, तो नैना बोलती है किसी से नहीं, रॉन्ग नंबर था। फिर नैना वहाँ से चली जाती है। फिर सुशील को शक होता है और वो लैंडलाइन में रीडायल का बटन दबाता है और फ़ोन रिंग होने लगता है। तभी दूसरे तरफ से एक बंदे का आवाज़ सुनाई देता है। सुशील आवाज़ सुनते ही फ़ोन रख देता है, क्योंकि सुशील उस बंदे को अच्छे से जानता है। वो कोई और नहीं बल्कि मतलूब करीम होता है। फिर वो गुस्से में आग बबूला होकर अपने बीबी से बोलता है, तुमने मेरे से झूठ क्यों बोला? फिर उसकी बीबी बोलती है, क्या झूठ बोला? फिर वो और गुस्सा हो जाता है और यहाँ इसकी बीबी सारे पोल खुलने के बाद भी झूठ के ऊपर झूठ बोलती जाती है और बहस करती जाती है। तभी सुशील अपना एक लाइसेंस बंदूक निकालता है और ये बंदूक उसने अपने प्रोटेक्शन के लिए रखा था, क्योंकि वो एक लीडर था और इसकी लाइसेंस उसके पास थी। और वो गुस्से में बिना सोचे समझे नैना के ऊपर 3-3 गोलियां चला देता है, जिसमें से एक गोली चूक जाती है और छत पर जाकर लगती है और 2 गोली में से एक गोली सर पर लगती है और एक गोली गले पर। मौके पर ही नैना की मौत हो जाती है। फिर सुशील को होश आता है और वो सोचता है गुस्से में उसने क्या कर दिया। अब वो परेशान हो जाता है। फिर ठंडे दिमाग से सोचता है जो गलती तो हो चुकी है, मगर इस गलती के बारे में उसके अलावा किसी और को नहीं मालूम। यहाँ तक कि नैना का बॉयफ्रेंड मतलूब करीम, जिसके वजह से इतना बड़ा कांड हो गया, उसको भी कुछ नहीं मालूम। फिर वो अपने घर से एक बड़े साइज का पॉलीबैग निकालता है और नैना के लाश को उसमें भरता है। भरने के बाद उसको दोबारा एक बोरे में डालता है। फिर घर से खून वगैरह सब कुछ साफ करता है और तब करीबन रात के 9 से 9:15 हो रहे होते हैं। फिर वो अपने फ्लैट के नीचे आता है और आसपास देखता है जो कोई बाहर तो नहीं है, और जैसे ही देखता है कोई नहीं है तो वो उस बोरे को नीचे लाता है और अपने पर्सनल कार के डिक्की में लाश को डालता है। फिर वो वहाँ से निकलता है और दिल्ली के सड़कों पर इधर उधर गाड़ी को घुमाता रहता है और जगह ढूंढता है जो कहाँ लाश को ठिकाने लगाया जाए। जहाँ भी जाता है पुलिस वगैरह होती है, रोड पर गाड़ियाँ वगैरह चलती रहती है, लोग वगैरह चलते रहते हैं, क्योंकि एक तो गर्मी का समय होता है और ऊपर से रात भी ज़्यादा नहीं हो रही होती है।
करीबन 9:30 बज रहे होते हैं और उस समय सभी ऑफिस से घर लौट रहे होते हैं। फिर वो ITO ब्रिज के ऊपर जाता है और अपने कार को स्लोली ड्राइव करता है, मगर उसको मौका नहीं मिलता है कार को रोककर लाश को यमुना में बहाने का, क्योंकि वहाँ पर गाड़ियों का लोगों का आना जाना होता रहता है। अगर वो गाड़ी को रोककर लाश को फेंकता है तो वो 100% पकड़ा जाएगा, क्योंकि एक तो उसको सभी जानते हैं पहचानते हैं, क्योंकि वो एक काफ़ी जाना पहचाना चेहरा होता है और ऊपर से उसके कार पर इंडियन यूथ कांग्रेस का झंडा वगैरह स्टिकर वगैरह लगे होते हैं। तो वो आधे घंटे के करीब उसी ITO ब्रिज में एक बार इधर और एक बार उधर होता रहता है, मगर उसको मौका नहीं मिलता है लाश को यमुना में बहाने का। ऊपर से उसको डर भी लगता है जो एक लाश को अपने डिक्की में लेकर घूम रहा है, गलती से किसी चेकिंग वगैरह पर रोक लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी और पकड़ा जाएगा। फिर वो अपना इरादा बदलता है और अपने कार को घुमाकर अपने रेस्टोरेंट बगिया में पहुंचता है और कार को पार्क कर देता है। फिर वो कार से उतरकर रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव कुमार से मिलता है, जो कि सुशील का काफ़ी करीबी, खास और वफादार एम्प्लॉय होता है। सुशील केशव से बोलता है रेस्टोरेंट अभी के अभी बंद करना पड़ेगा। फिर सुशील पूछता है जो सर क्यों, अभी तो खाना बहुत बचा हुआ है, अभी बंद कर देते तो बहुत लॉस हो जाएगा। फिर सुशील बोलता है अभी मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, सबसे पहले और नए ऑर्डर्स लेना बंद करो और जो खा रहे हैं अगर उनका खाना कंप्लीट हो जाए तो उनको बाहर निकालो। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए। इससे जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो धीरे धीरे सबका खाना कंप्लीट होता है और 20 से 25 मिनट के अंदर रेस्टोरेंट खाली हो जाता है। अब उस रेस्टोरेंट में जितने भी कर्मचारी होते हैं उन सबको बोल देते हैं आज तुम सब जाओ, छुट्टी है। उस रेस्टोरेंट में कुछ लोग रात को भी रुकते थे, उनको भी घर भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर सुशील और रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव बसते हैं। तो केशव पूछता है जो सर अब बताओ क्या हुआ। तो वो केशव को सारी घटना बताता है जो कैसे क्या हुआ और जो भी हुआ बिना सोचे समझे पलकों में हुआ। कहानी सुनने के बाद केशव बहुत घबराता है, मगर फिर भी वो सुशील का साथ देता है। फिर दोनों मिलकर सबसे पहले उस लाश को कार के डिक्की से निकालकर रेस्टोरेंट के अंदर ले आते हैं और बोरे से लाश को निकालते हैं। फिर वो सोचते हैं इस लाश को क्या किया जाए जिससे किसी को कानो कान खबर ना लगे। फिर वो देखते हैं तंदूर जल रही होती है। फिर उनके दिमाग में आइडिया आता है इस लाश को तंदूर में जलाकर राख बना दो। फिर दोनों मिलकर उस लाश को तंदूर के अंदर डालते हैं। उसके अंदर लाश डालने में काफ़ी दिक्कत होती है, मगर किसी तरह वो ठूस ठास के लाश पूरी तरह अंदर डाल देते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वो देखते हैं लाश सही से जल नहीं रही है, सिर्फ उसमें धुआं धुआं उठ रहा होता है। फिर वो उसमें लकड़ी कोयला वगैरह डालते हैं, फिर भी आग सही से नहीं लगती है, क्योंकि उस तंदूर में जगह ही नहीं होती जिससे आग सही से लग पाए। फिर उसी रेस्टोरेंट में एक जगह पर इंडियन कांग्रेस यूथ के पोस्टर बैनर वगैरह रखे हुए होते हैं। तो सुशील शर्मा केशव को बोलता है वो सब लाने के लिए, तो वो सब ले आता है। फिर एक एक करके उन बैनर्स वगैरह को तंदूर में डालते हैं जिससे आग सही से लग पाए, मगर फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब सुशील शर्मा की नज़र टेबल पर रखे बटर के गमले पर जाता है। फिर वो गमले को उठाता है और धीरे धीरे उस बटर को उस लाश के ऊपर डालना शुरू करता है। और जैसे ही बटर आग के चपेट में आता है तो देखते देखते आग पकड़ लेती है और काफ़ी तेज़ी से जलने लगती है। फिर सुशील को लगता है अब ये जल जाएगी, इसलिए वो पूरा का पूरा बटर उस तंदूर में डाल देते हैं लाश के ऊपर। और जैसे ही वो बटर उसमें डाल देते हैं तो आग और तेज हो जाती है और उसकी लपटें काफ़ी ऊपर तक जा रही होती है, जो कि उस रेस्टोरेंट के बाहर से भी दिख रही होती है। रेस्टोरेंट का जो दीवार होता है वो काफ़ी ऊपर तक होता है और चारों तरफ से घिरा होता है, मगर ऊपर से जो शेल्टर होता है वो तिरपल टाइप के किसी चीज़ से बना होता है। तो बाहर से दिखता है आग की लपटें काफ़ी ऊपर की ओर उठ रही होती है और उस तिरपाल को छूने ही वाली होती है।
तभी उस रेस्टोरेंट के पास एक सब्जी बेचने वाली रहा करती थी जिसका नाम था अनारो देवी। वो उस समय वहीं पर फुटपाथ पर थी तो उसने वो आग देखा और उसको लगा रेस्टोरेंट में आग लग गई है और वो आग आग करके चिल्लाने लगती है। तभी वहीं से एक दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल जिसकी ड्यूटी वहीं पर लगी होती है और वो वहीं से गुजर रहा होता है तो वो चीखने की आवाज़ सुनकर अनारो देवी से पूछती है जो क्या हुआ। तो वो बताती है देखो उस रेस्टोरेंट में आग लग गया। फिर वो कांस्टेबल रेस्टोरेंट के पास भागता हुआ जाता है और दीवार से चढ़कर देखता है तो वो देखता है वाकई में आग लगी हुई है और उस आग के पास 2 लोग खड़े हुए हैं। फिर वो तुरंत ही दीवार से उतरकर रेस्टोरेंट के अंदर घुसता है और आग के पास जाने लगता है और तभी उस कांस्टेबल को सुशील शर्मा और केशव देख लेते हैं। फिर केशव उस कांस्टेबल को तंदूर के पास आने से पहले ही रोक लेता है। फिर वो कांस्टेबल बोलता है ये क्या जला रहे हो जो आग इतने ऊपर तक जा रही है। फिर केशव बोलता है जो सर कुछ नहीं, पुराने पोस्टर वगैरह थे उन्हीं को जला रहे हैं। फिर वो कांस्टेबल बोलता है ठीक से करो नहीं तो आग लग जाएगी। फिर केशव बोलता है ठीक है और समझा बुझाकर उस कांस्टेबल को बाहर भेज देता है। फिर कांस्टेबल उस रेस्टोरेंट के बाहर ही टहलता रहता है और थोड़ी देर बाद देखता है वो आग कम नहीं हो रही है बल्कि और तेज होती जा रही है। अगर ऐसे ही जलता रहा तो आग लगने का खतरा होगा। फिर वो उस रेस्टोरेंट में वापस आता है मगर इस बार केशव उसको घुसने से रोकता है। फिर वो जोर जबरदस्ती घुसता है और कहता है तुम लोग जला क्या रहे हो जिस वजह से इतना तेज आग के लपटे उठ रहे हैं। तुम लोगों की वजह से यहाँ पर आग लग जाएगी। तुम्हारा रेस्टोरेंट तो जलेगा ही साथ ही में आसपास के बिल्डिंगों में भी आग लग जाएगी। फिर केशव बोलता है ठीक है हम इसको बुझा रहे हैं। फिर कांस्टेबल बोलता है आखिर तुम जला क्या रहे हो। फिर केशव के बातचीत चेहरे पर घबराहट से कांस्टेबल को शक होता है। फिर वो जबरदस्ती तंदूर के तरफ जाने लगता है और जैसे ही तंदूर के करीब जाता है तो उसको कुछ अजीब सा दिखाई देता है, इंसान के हाथ टाइप का कुछ, उंगलियां वगैरह। फिर वो देखकर कांस्टेबल घबरा जाता है और वो वहां से वापस बाहर आ जाता है और बाहर आते ही कंट्रोल रूम में मैसेज देता है और बोलता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और बहुत तेज आग लग चुकी है। जैसे ही वो मैसेज देता है उसके तुरंत ही पीसीआर वाले वहां पहुंच जाते हैं और जैसे ही पीसीआर के पुलिस वाले रेस्टोरेंट के अंदर घुसने लगते हैं तब सुशील शर्मा समझ जाता है वो फंस चुका है तो वो वहां से चुपके से भाग जाता है। अब पुलिस के हाथों केशव कुमार आ जाता है। अब पुलिस पूछती है यहाँ पर क्या जला रहे हो। पहले तो वो पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है मगर पुलिस उसके बातचीत से समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो पानी से तंदूर के आग को बुझाते हैं और आग बुझाते ही पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो उस तंदूर के अंदर देखते हैं किसी इंसान को जलाया जा रहा है। फिर देखते देखते पुलिसों की ढेर लग जाती है और उस लाश को तंदूर से निकाला जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। मगर उस लाश को देखकर पहचानना मुश्किल होता है जो वो आदमी है या औरत। फिर केशव को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे पूछताछ किया जाता है जो ये सब क्या है। तो वो पुलिस से कुछ नहीं कहता और बस एक ही चीज़ बोलता है मुझे कुछ नहीं मालूम। और जब पुलिस भी उस रेस्टोरेंट पर पहुंचती है तब सीन पर बस केशव ही पाया जाता है, इसलिए पुलिस भी बस केशव से पूछताछ करती है और केशव भी सुशील के बारे में कुछ जिक्र नहीं करता है। फिर सुबह सभी अखबार में ये खबर छपती है जो एक लाश को बागिया रेस्टोरेंट में तंदूर में जलाते हुए पाया गया। ये सुनने के बाद लोगों में हलचल मच जाती है मगर अब भी ये पता नहीं चलता है वो लाश किसी पुरुष का था या महिला का। फिर अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है तंदूर में जलने वाली कोई महिला है। फिर ये खबर अखबार में छपती है और इस खबर को मतलूब करीम पढ़ता है और उसको पूरा शक होता है कहीं ये नैना सैनी तो नहीं है, क्योंकि उसकी बात पूरे एक दिन से नैना से नहीं हुई। साथ ही में नैना के ही पति के रेस्टोरेंट में ऐसा कांड। फिर वो भागता हुआ पुलिस के पास पहुंचता है, पुलिस को बताता है। फिर पुलिस उसको अपने साथ मॉर्चुरी ले जाती है और लाश को दिखाती है। वो भी लाश को देखकर कुछ समझ नहीं पाता है मगर जब उसकी नज़र लाश के उंगली पर पहने अंगूठी पर पड़ती है तो वो पुलिस को बोलता है ये नैना सैनी का ही लाश है। पुलिस को पहली बार पता चलता है मरने वाली का नाम नैना सैनी है और ये सुशील शर्मा की बीवी है। और मतलूब करीम ने ये भी कहा इसको सुशील शर्मा ने ही मारा है
क्योंकि नैना और सुशील के बीच अक्सर झगड़े लड़ाई वगैरह होते रहते हैं। अब पुलिस सुशील शर्मा को ढूंढने की कोशिश करता है और पता चलता है वो भी गायब। ऐसे 1-2 दिन बाद रेडियो पे, न्यूज़पेपर पे, टीवी पर लोगों के जुबान पर बस एक ही बात चलती रहती है, फलाना रेस्टोरेंट में इंसान का तंदूरी बनाया जा रहा था और यूथ कांग्रेस का ये नेता अपनी ही बीबी को तंदूर में डालकर जला रहा था। फिर पुलिस ने सुशील शर्मा को हर जगह ढूंढा मगर वो कहीं नहीं मिला। वो उसी रात बेंगलोर के लिए निकल गया था और बेंगलोर जाकर अपने बाल वगैरह सेविंग करके गंजा हो जाता है और अपना हुलिया पूरी तरह चेंज कर लेता है और उसको देखकर पहचानना मुश्किल था जो वही सुशील शर्मा है। फिर सुशील शर्मा बेंगलोर के एक कोर्ट में जाकर अग्रिम जमानत के लिए अर्जी देता है। जो उसे खतरा है दिल्ली पुलिस से, उसको झूठे केस में फंसाया जा सकता है और गिरफ्तार किया जा सकता है। और फिर इस अग्रिम जमानत की खबर दिल्ली पुलिस को मिल जाती है और दिल्ली पुलिस तुरंत ही अपने टीम के साथ 10 जुलाई को बेंगलोर पहुंचती है और उसके अग्रिम जमानत से पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और दिल्ली ले जाया जाता है। दिल्ली में लाकर सुशील से पूछताछ किया जाता है, जो उसने ऐसा क्यों किया, अपने वाइफ को क्यों मारा वगैरह वगैरह। फिर वो बिल्कुल भी ना घुमाते हुए सारे गुनाह कबूल कर लेता है और केशव भी अब तक टूट चुका था और सारे घटना पहले ही पुलिस को बता चुका था। तो यहाँ पर सुशील पुलिस को बताता है जो उसकी बीबी का चक्कर मतलूब करीम से था, जिसके वजह से ऐसा झगड़ा वगैरह अक्सर होता रहता था। और उस रात उसकी बीबी ने फ़ोन के बात को लेकर उससे झूठ बोला तो उसको अचानक गुस्सा आया और वो अपना आपा खो बैठा और इस बीच इससे उसकी बीबी का कत्ल हो गया। फिर पुलिस ने पूछा, चलो ठीक है, मगर तुमने उसको इस तरीके से क्यों जलाया। फिर वो बोलता है जो पहले वो लाश को यमुना नदी में फेंकने वाला था मगर वो उससे नहीं हो पाया। फिर उसको सूझा इसको अपने रेस्टोरेंट में ले जाकर तंदूर में जलाकर नामोनिशान मिटा देना। तो सारे सबूत वगैरह इकट्ठा करने के बाद पुलिस 27 जुलाई 1995 को चार्जशीट वगैरह दाखिल करती है और दिल्ली लोअर कोर्ट में इसका ट्रायल चलता है और लगभग 8 साल बाद 7 नवंबर 2003 को फैसला सुनाया जाता है और फैसले में इसको फांसी की सजा सुनाई जाती है और इसका साथी केशव कुमार को 7 साल का सजा सुनाती है क्योंकि केशव कुमार ने सारे सबूत मिटाने में सुशील शर्मा की मदद की थी। फिर सुशील शर्मा 2003 में इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है और वहाँ भी करीबन 4 साल तक इसकी सुनवाई वगैरह चलती है और 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और फैसले में वो पुराने सज़ा को बरकरार रखती है। फिर सुशील शर्मा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है और करीबन 6 साल बाद 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को पलट देता है और कहता है ये कत्ल किसी सोची समझी का नतीजा नहीं है। इस कत्ल को प्लानिंग या साजिश करके नहीं किया गया। इस कत्ल से और सुशील शर्मा से सोसाइटी को कोई खतरा नहीं है क्योंकि ये एक पर्सनल मैटर था। हस्बैंड को वाइफ के ऊपर शक था जो उसके वाइफ का संबंध किसी और के साथ है। ऐसे में इसने अपने वाइफ को किसी से बात करते देखा और जब इसने पूछा जो कौन था फ़ोन पे तो उसने झूठ बोला और गुस्से में इसने अपने वाइफ को मार डाला और साथ ही में इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं पाया गया, इसलिए इसके फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है। फिर इस फैसले के 2 साल बाद यानी 2015 में सुशील शर्मा पेरोल के लिए अपील करता है और ये कहता है जो वो उम्र कैद से ज़्यादा सज़ा पहले ही जेल में काट चुका है तो उसे पेरोल मिलना चाहिए और वो इसका हकदार भी है। तो सितंबर 2015 में इसको बिना कोई शर्त के पेरोल पर आज़ाद कर दिया जाता है। अभी फ़िलहाल सुशील शर्मा आज़ाद है मगर वो कहाँ है, क्या करता है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। तो ये थी दिल्ली का फेमस तंदूरी कांड की कहानी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करना। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना। इससे जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
तो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।